मनुष्य अपने भाग्य का खुद विधाता है। ईयर 1789 ये एक ऐसा साल था जहां से फ्रांस के लोगों ने पूरी दुनिया की सोच बदल के रख दी थी। उन लोगों ने सबको सिखाया कि अगर हम एकजुट होकर कुछ भी करना चाहें तो हम उसमें कभी भी असफल नहीं हो सकते। हेलो एंड वेलकम टू एचडी क्लासेस। जैसा कि आपका इंग्लिश और साइंस का पेपर हो चुका है तो ऑब्वियसली अब आपको टेंशन होगी सोशल साइंस की। और सोशल साइंस में भी जैसा मेरा एक्सपीरियंस बोलता है सबसे ज़्यादा टेंशन होती है हिस्ट्री की। लेकिन अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी ये जो हिस्ट्री का कोर्स सबसे पहले हम शॉर्ट में हर चैप्टर का 1, 2, 3 जो चैप्टर है उनके हम शॉर्ट में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स समझेंगे, उन्हें सीखेंगे। और ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि जो मैं आपको इसमें बताऊंगा चैप्टर वाइज, उससे बाहर शायद कोई क्वेश्चन ना बने। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर में क्या आता है, क्या देखने को मिलता है। चैप्टर के अंदर ये फोटो देखने को मिलती है। अब देखिए इस फोटो के अंदर क्या है, मेन बातें समझ ले। इस पर क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट वाज द यूटोपियन विजन ऑफ फ्रेडरिक सॉरियो। तो आप ये क्या लिखेंगे कि फोटो के अंदर सबसे पहले उसका टाइटल, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। ये तो टाइटल है, ध्यान रखना है। दूसरी बात ध्यान रखनी है, जैसे कि किसने बनाया, फ्रेडरिक सॉरियो। कब बनाई, 1848 में। और क्या दिखाया उसने इस फोटो के थ्रू, तो हमको ये बातें ध्यान रखनी है कि इसकी जो दिखाने का उसका पीछे जो उसका मकसद था इस पेंटिंग के अंदर, उसने एक नहीं एक से ज़्यादा पेंटिंग बनाई थी, सीरीज बनाई थी, जिसमें से एक आपके कवर इसके अंदर इंट्रोडक्टरी पेज में है। उसमें उसने ये दिखाने की कोशिश करी है कि एक समय आएगा दुनिया के अंदर जब मोनार्की पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सबसे नीचे मोनार्की के उसने शैटर्ड रिमेन्स बताए हैं जो ज़मीन पे पड़े हुए हैं, मुकुट, ताज वगैरह एंड सॉर्ड एंड स्पेयर वगैरह। और उसने क्या दिखाया है, आसमान में ऊपर क्राइस्ट और एंजल हैं, बड़े खुश हैं, और वो ऐसा दिख रहा है कि वो अपनी ब्लेसिंग्स लोगों को दे रहे हैं। और ज़मीन पर उसने एक लंबी ह्यूमन ट्रेन के फॉर्म में लोगों को आते हुए दिखाया है, जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ जा रहे हैं, लिबर्टी को पसंद कर रहे हैं और वहाँ पर उसको दंडवत कर रहे हैं। दे ऑफर होमेज टू लिबर्टी ऑफ स्टैच्यू, ऐसा उसके सामने, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने होमेज कर रहे हैं। और वो लोग एक नहीं, अलग अलग देश, स्पेशली यूरोप और अमेरिका के देश के लोग हैं, जिनको कैसे पहचाना गया है, उनके झंडे और उनकी ट्रेडिशनल ड्रेसेस के थ्रू। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है इस फोटो से रिलेटेड। अब इसके बाद ये यहाँ पे लिखा है, आप देख लेना बाद में। और ये आता है नेक्स्ट, यानी फर्स्ट सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन के अंदर क्या है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। इसमें हम क्या देखते हैं, फर्स्ट सेक्शन में वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 5 नंबर में बनता है वो ये बनता है कि डिस्क्राइब द मेजर्स अडॉप्टेड बाय द रेवोल्यूशनरीज ऑफ फ्रांस टू डेवलप द फीलिंग ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द पीपल ऑफ फ्रेंच आफ्टर 1789 या फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। तो उसमें हमको देखिए 7 बातें हैं, क्वेश्चन में 5 बातें पूछी जाएगी, कोई सी भी 5 बात आपको याद रखनी है। तो आपको वैसे जैसे कि पता ही है कि भाई 1789 में रिवोल्ट हुआ था। रिवोल्ट के बाद क्या हो गया था कि राजा के हाथ से पावर निकलकर लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के पास आ गई थी। अब आंसर में क्या लिख रहा है, तो आंसर में आपने लिख रहा है कि द फॉलोइंग मेजर्स वर अडॉप्टेड बाय द रेवोल्यूशनरीज टू क्रिएट द फीलिंग ऑफ यूनिटी, फीलिंग ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द पीपल ऑफ फ्रांस। फॉलोइंग, और वो कौन सी है, पहली, दे एम्फेसाइज, पहला करना है, दे एम्फेसाइज द नोशन ऑफ, कौन सा नोशन, द नोशन ऑफ ला पात्रे एंड ली सिटियोन, मीन्स द कंसेप्ट ऑफ फादरलैंड एंड सिटीजनशिप। उस पर जोर दिया गया टू क्रिएट द कलेक्टिव आइडेंटिटी। कलेक्टिव आइडेंटिटी, सब एक हो जाए, अपने आप को एक दूसरे का भाई बंधु समझे, उसके लिए। दूसरा आपको पॉइंट लिखना है कि ओल्ड रॉयल फ्लैग वॉज रिप्लेस्ड बाय द न्यू ट्राई कलर फ्लैग। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट आपको लिखना है, न्यू हिम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स वर टेकन एंड मार्टियर्स वर कमोमरेटेड। ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट हो गया, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड यूनिफॉर्म
स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट एंड वेइंग सिस्टम वाज अडॉप्टेड एवरीवेयर। इस तरीके से आप लिख सकते हैं चौथा पॉइंट। और एक पॉइंट और जो आप लिख सकते हैं वो कि एस्टेट जनरल वाज रीनेम्ड, इलेक्टेड एस्टेट जनरल हुई एंड इट वाज रीनेम्ड एज अ नेशनल असेंबली। ये पहले भी था, पहले ही आ जाना चाहिए था पॉइंट, कोई बात नहीं आगे पीछे भी लिख देंगे चल जाएगा। ये 5 पॉइंट हो गए। और वैसे एडिशनल पॉइंट और हम देखते हैं क्या, वो ये देखते हैं कि इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वर अबॉलिश्ड एंड यूनिफॉर्म लॉ वाज, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड एवरीवेयर इन द फ्रांस। ये एक पॉइंट और हो सकता है। छठा पॉइंट और सातवां, कॉमन लैंग्वेज फॉर एंटायर फ्रेंच नेशन वाज चोजन एंड इट वाज फ्रेंच दैट वाज स्पोकन इन पेरिस एंड नियर बाय रीजन। तो इस तरीके से 7 पॉइंट में से कोई भी 5 पॉइंट आपको लिखने हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। इसके बाद 1 नंबर का क्वेश्चन इसी सेक्शन में, इसी पेज पर है कि इन द अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप विच सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड बाय द लिबरल्स, कौन सी बना ली गई थी? तो आपका आंसर होगा जैकोबिन्स। फिर पेज पलटते हैं। पेज पलटने के बाद आपके क्या आता है, नेपोलियन वाला पार्ट आ जाता है सीधा नेपोलियन का। तो उसके लिए क्वेश्चन बनता है कि डिस्क्राइब द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ नेपोलियनिक कोड और सिविल कोड ऑफ नेपोलियन। तो ये वाली बातें हमको, इसकी भी 4-5 बातें याद रखनी है। 5 नंबर में आ गया तो क्या लिखेंगे, तो आप ये देखिए आप ये देखेंगे नेपोलियन डिस्ट्रॉयड द डेमोक्रेसी इन 1804 इन फ्रांस बट ही वॉज अ लिबरल monarch. He was much liberal. He wanted to make the administrative system more efficient and transparent. So he introduced Napoleonic Code. And following are the terms and condition of Napoleonic Code. कौन सी है following terms and condition? आप देखिए उसने 5 चीज abolish करी, याद रखें। पहला, privileges by birth abolish करी, पहली चीज। दूसरा, feudal system। तीसरा, उसने क्या, मैनोरियल ड्यूज। चौथा, उसने क्या अबॉलिश किया, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस भी उसने अबॉलिश किया। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और उसने क्या करा, और चीज उसने, ये आपको इसमें लिखना है आंसर में, उसने कुछ अच्छे काम और किए फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, वेलफेयर ऑफ द पीपल। जैसे लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर and development work was introduced by Napoleon, and through this he constructed highways, bridges, and that gave benefit to traders and merchants. इसके अलावा और क्या किया उसने, he also introduced uniform measurement and weighing system in entire territory of France and single currency. ये बहुत इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स हो गए हैं जो आपको नेपोलियनिक कोड के लिए याद रखना है। ये भी 5 पॉइंट में बन सकता है, कोई 5 पॉइंट आपको लिखना है। अब इस सेक्शन में क्या आता है, एक छोटा क्वेश्चन और आ जाता है, मिस्टेक्स डन बाय द नेपोलियन। क्योंकि बाद में नेपोलियन से लोग नफरत करने लग गए थे, आखिरी पैराग्राफ में दे रखा है। और क्वेश्चन ऐसे बन जाता है, इनिशियल एंथुजियाज्म, देखिए क्वेश्चन कैसे बन जाता है, ये इनिशियल एंथुजियाज्म सून टर्न टू हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स फ्रेंच आर्मी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। आप बताइए ऐसा क्यों? तो ये उसके कारण दे रखे हैं। आपको 3 बातें हैं, तीनों याद रखनी है। पहला लिखना है कि नेपोलियन ने क्या गलती कर दी, इंक्रीज टैक्सेशन, उसने टैक्स बढ़ा दिए और गरीबी अभी तक दूर नहीं हुई थी। दूसरी बात याद रखनी है, फोर्स कंसिप्ट्रेशन इन द फ्रेंच आर्मी, उसने कंपलसरी कर दिया था जवानों के लिए फ्रेंच आर्मी में भर्ती होना, ये उसकी बड़ी गलती थी। और तीसरा, जब लोगों ने आवाज उठाई उसके खिलाफ, है ना, तो उसने क्या करा, सेंसरशिप, यानी नो वन कैन अलाउ टू प्रोटेस्ट और पब्लिश एनीथिंग अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी उसने सेंसरशिप, लोगों का मुंह बंद कर दिया। ये 3 मिस्टेक उससे हो गई और इसकी वजह से नेपोलियन क्या हो गया, लोगों की नज़रों में दुश्मन बन गया, उससे लोग नफरत करने लगे। और बाद में बैटल ऑफ वाटरलू में 1815 में नेपोलियन कंबाइंड फोर्सेस ऑफ ब्रिटेन, प्रूशिया, रशिया और ऑस्ट्रिया से हार जाता है। इतना इसके अंदर आपको दे रखा है फर्स्ट सेक्शन में। अब हम आते हैं सेकंड सेक्शन में, क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये बात समझ में आई, इन क्वेश्चंस को ध्यान रखना, ये इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस सेक्शन के।
इसके बाद आता है द बिगिनिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में नेशनलिज्म कब आया। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो दे रखा है वो आपको मैं बताता हूँ कि पहला जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसमें यूरोप के बारे में, पहले यूरोप कैसा था, मोनार्कीज थी, वो बता रखा है, वो इतना ज़रूरी नहीं। उसके बाद एरिस्टोक्रेसी और राइज ऑफ मिडिल क्लास। तो एरिस्टोक्रेसी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइज ऑफ मिडिल क्लास इंपॉर्टेंट है। तो उसका क्वेश्चन बन जाता है कि हाउ मीन्स राइज ऑफ मिडिल क्लास कैसे हुआ। तो उसमें आपको क्या लिखना है, आपको लिखना पड़ेगा कि इन 18th सेंचुरी प्रोडक्शन इंक्रीज्ड एवरीवेयर इन यूरोप एंड ड्यू टू प्रोडक्शन, लार्ज प्रोडक्शन, ट्रेड एंड कॉमर्स एंड बिजनेस इंक्रीज। उससे क्या हुआ, एंड दैट गेव राइज टू अ न्यू टाउन्स एंड सिटीज, एंड इन न्यू टाउन्स एंड सिटीज सेवरल कमर्शियल क्लासेस एंड वर्किंग क्लासेस ऑल्सो इवॉल्व्ड, यानी उनका भी राइज हुआ, वर्किंग क्लासेस बनने लगी। इसके बाद लिखना है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑल्सो टुक प्लेस एंड दैट ऑल्सो गिव राइज टू वर्किंग क्लासेस एंड ड्यू टू एजुकेशन, एजुकेशन भी फैलने लगी, सेवरल एजुकेटेड पीपल एंड प्रोफेशनल्स मीन्स राइज और इमर्ज इन 18th century like teachers, lawyers, businessmen and many other professionals. And these people, commercial classes, working classes, professionals, these were combinedly called the new educated middle class. And this class became the main source of changes in the Europe because they were strongly against the prevailing system in the Europe. They were against the monarchy and absolute authorities and all such discriminative system. ये लोग उसके अगेंस्ट थे। ये कुछ बातें ध्यान रखनी है, ये आपको मिलेगा है ना यहाँ पर, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और इस तरीके से यहाँ दे रखा है, आप देख सकते हैं। इसके बाद आपके आता है एक 5 नंबर का क्वेश्चन के हिसाब से लिबरलिज्म, है ना, ओरिजिन ऑफ टर्म लिबरलिज्म। लेकिन क्वेश्चन क्या बन जाता है, क्वेश्चन ऐसे बन जाता है डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ लिबरलिज्म अमंग द न्यू एजुकेटेड मिडिल क्लास इन 19th सेंचुरी। यानी लिबरलिज्म का क्या मतलब है, एजुकेटेड क्लास क्या समझती थी। तो देखिए 5 बातें इसमें भी ध्यान रखनी है, 5 कंसेप्ट है। लेकिन सबसे पहले लिखना है कि द वर्ड लिबरलिज्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ लैटिन रूट वर्ड लिबर मीन्स फ्री। ये बात आप सबसे पहले लिखेंगे और फिर लिखेंगे द फॉलोइंग कंसेप्ट्स वर आर एज फॉलोज। फॉलोइंग कंसेप्ट आर एज फॉलोज। पहला, इक्वालिटी बिफोर लॉ, आपको ध्यान रखना है। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट बाय द कंसेंट ऑफ द पीपल, ये ध्यान रखना है। तीसरा, अबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस, क्लैरिकल प्रिविलेजेस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये जोर दिया गया, ये भी तीसरा कंसेप्ट है। चौथा, द इनवियोलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये चौथा कंसेप्ट है। और पांचवा इकोनॉमिक स्फीयर में है। पांचवा कंसेप्ट क्या था, पांचवा कंसेप्ट था इन इकोनॉमिक स्फीयर मार्केट मस्ट बी फ्री फ्रॉम द अनवांटेड रिस्ट्रिक्शन ऑफ द गवर्नमेंट या स्टेट so that free flow of goods and services can take place। ये पांचवा कंसेप्ट है। ये 5 पॉइंट हो गए और 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, सीधा आ जाता है आपका, पहले आप ये देख लें एक बार, ये देखिए, ये यहाँ लिखे हुए हैं पॉइंट, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ज़ोल्वेरियन 3 नंबर के हिसाब से। व्हाट वाज ज़ोल्वेरियन, तो आप ये देखेंगे, आपको इसके लिए क्या लिखना है। ज़ोल्वेरियन वाज अ कस्टम यूनियन formed at the initiative of Prussia in 1834. The benefits of Zollverein were custom duties were abolished, currencies that were over 30 reduced to 2, 30 प्रकार की थी, घटा करके 30 या उससे ज़्यादा थी जो घटा करके 2 कर दी गई, एक सी सब जगह कस्टम ड्यूटी हटा दी गई। इसके अलावा आप जोड़ सकते हैं, एक अपनी तरफ से भी जोड़ सकते हैं कि इक्वल मेजरमेंट एंड वेइंग सिस्टम वाज अडॉप्टेड बाय ऑल द जर्मन स्टेट्स। इसके अलावा आप और जोड़ सकते हैं जो इसमें दे रखा है बुक में भी कि रेलवे नेटवर्क वाज एक्सपेंडेड इन ऑल द जर्मन स्टेट्स दैट आल्सो हेल्प इन द फास्ट मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द जर्मन स्टेट्स
and all these measures created an economic unity among the German states that aggravated the feeling of political unity among the educated class or educated middle class of German state. यानी जब ये इकोनॉमिक यूनिटी हुई उसने जर्मन स्टेट्स के, अलग अलग जर्मन स्टेट्स के जो रेवोल्यूशनरीज थे यानी पढ़ी लिखे लोग, लिबरल्स थे, उनके मन में एक फीलिंग भर दी, क्यों ना ये सब जो अलग अलग मोनार्की है, जब इकोनॉमिक हमें इतना फायदा हुआ एक होकर के, तो पॉलिटिकल भी हम एक ही देश बन जाए। तो ज़ोल्वरनी इस तरीके से इम्पोर्टेंट है। यहाँ देखिए इसके कुछ बातें दे रखी है, ये सारी आपको ध्यान रखनी है। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद आता है राइज ऑफ कंजर्वेटिज्म एंड ऑपोजिशन बाय द पीपल। अब क्या है ये है ट्रीटी ऑफ वियना 1815। ट्रीटी ऑफ वियना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके है कि व्हाट वर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना, तो आपको ध्यान रखना है। अब मैं कंजर्वेटिज्म और न्यू कंजर्वेटिज्म इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, वो नहीं बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि ट्रीटी ऑफ वियना was took place in Austria in the capital, है ना। वियना क्या है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। द कांग्रेस was hosted by ड्यूक मेटरनिक, द चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया। एंड इसमें फिर और क्या बात याद रखनी है कि द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ विक्टोरियस नेशन, ब्रिटेन, प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, दे अटेंडेड द कांग्रेस। ओके, इसके बाद क्या रखना है, फॉलोइंग आर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना। उसमें पहली आपको बात याद रखनी है कि फ्रेंच रिड्यूस्ड अप टू इट्स ओरिजिनल टेरिटरी एंड ऑल द पार्ट्स दैट वर अनेक्स्ड बाय द फ्रांस वर सेपरेटेड। यानी फ्रांस को उसकी ओरिजिनल टेरिटरी तक लिमिट कर दिया गया और उसके जितने भी हिस्से जीते थे फ्रांस ने नेपोलियन के समय वो उससे ले लिए गए। एंड the old Bourbon dynasty person, one of the person of old Bourbon dynasty was restored to power, उसको गद्दी पर बिठाया गया। दूसरी टर्म्स एंड कंडीशन में क्या लिखना है, उसमें लिखना है कि the places that were separated were divided among the victorious nation and several small monarchical states were formed on the boundary of France in intention to stop its future expansion। ये बात ध्यान रखनी है, ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, ऑल द मोनार्कियल पावर्स दे डिसाइडेड दैट दे विल नॉट टॉलरेट एनी सच एक्टिविटी इन द रेस्पेक्टिव किंगडम्स दैट चैलेंज द लेजिटिमेसी ऑफ मोनार्की। इफ दे फाउंड एनी सच एक्टिविटी इमीडिएटली दे विल करप्ट द एक्टिविटी। वो एकदम उसको क्या कर देंगे, क्रश कर देंगे अगर कोई भी मोनार्की के खिलाफ कुछ होता है तो। ये तीसरी बात। और चौथी बात, दे विल नॉट गोइंग टू एंटरटेन द आइडिया ऑफ लिबर्टी, नेशनलिज्म। ओके, इस तरीके के कोई बातों को हम अपने स्टेट्स में एंटरटेन नहीं करेंगे। ये वाली चार बातें आपको ध्यान रखनी है। देखिए जो यहाँ दे रखी है इसके अंदर, आप ये देखिए ट्रीटी ऑफ वियना, ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, इस तरीके से। अब आगे चलते हैं। इसके बाद क्या है, गजीपी मजीनी, छोटा क्वेश्चन, गजीपी मजीनी शॉर्ट नोट। तो व्हेन वाज ही बोर्न, वेयर फ्रॉम वेयर ही बिलोंग्ड, है ना। तो आ जाए क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गजीपी मजीनी। तो आपको लिखना है, ही वाज अ इटालियन पेट्रोइट बोर्न इन जिनेवा इन 1806। And at the age of 24, he joined one of the secret organization Carbonari, and in 1831, along with the volunteers of Carbonari, he attempted a revolt from Liguria, but he was failed. His attempt was failed, and he was sent to exile. But in exile, he didn't remain quiet. He didn't sit quiet. He formed two more secret organizations. First, Young Italy in Marseilles, and second, Young Europe in Bern. Many branches of these organizations opened in different parts of Europe, and like-minded young people joined these organizations. फिर दे रखा है why he did so। आपको ये ध्यान रखना है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो आपको ये लिखना है, दिमाग में रखना है कि he had a vision
that God had intended nation to be a natural unit of mankind, so Italy should not remain in a patchwork. ईश्वर ने नेशन बनाए हैं रहने की वास्तविक स्थान इंसानों के लिए, तो इटली को बटावा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इटली था नहीं उस समय, टुकड़ों में बटा हुआ था। उसे एक होकर एक नेशन स्टेट बनना चाहिए, रिपब्लिक बनना चाहिए, और इसीलिए वो ये कर रहा था। उसने ज़िंदगी भर ऐसा ही किया, इटली के यूनिफिकेशन के लिए काम किया। और लास्ट में आपको लिखना है कि चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया ड्यूक मेटरनिक ने क्या कहा था गजीपी मजीनी के लिए, ही इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। ये बातें ध्यान रखनी है। शॉर्ट में यहाँ देखो कुछ कुछ बातें दे रखी हैं आप गजीपी मजीनी के बारे में, इनको ध्यान रखिए। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाता है तीसरा सेक्शन, द बिगिनिंग ऑफ रेवोल्यूशन, जो आपके बुक में दे रखा है द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 to 1848। देखिए इसमें कौन सी खास बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले 5 नंबर के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो 5 नंबर के हिसाब से वो वाला टॉपिक याद रखना है आपको। पहले तो हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, ये 5 नंबर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आ जाएगा इन्वर्टेड कॉमा में कि 1830s वर द ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो आपको इसमें क्या लिखना है, फॉलोइंग वर द, आपको ये लाइन लिखने के बाद यस द ईयर ऑफ 1831 वाज 30s वर द ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप, इट वाज ट्रू, फॉलोइंग वर द रीजन। क्या है कि पॉपुलेशन इंक्रीज बट फूड प्रोडक्शन डिडंट इंक्रीज। ठीक है, सो फूड शॉर्टेज टुक प्लेस दैट गेव राइज टू द प्राइजेज ऑफ commodities in the market. Bread was become very expensive. Second, population increased but job opportunities didn't increase, unemployment was large. उसके बाद लिखना है कि in England industrial revolution took place and the industrial products, especially textile, started coming to other parts of Europe that was not yet industrialized, and the cottage industries didn't compete with the industrial production of the England. So large number of cottage industries, especially in textile sector, shut down, and that also created large number of unemployment. In rural areas, फिर आ जाएगा rural areas में क्या हुआ। In rural areas 1830s were the years of natural calamities, frequent natural calamities, ये हुआ था। crop failure took place due to natural calamities like floods, sometime hailstorm, sometime disease, like that, and all these happened to common class, ये हो रहा है। but the condition of aristocrats कैसी थी, आपको ये ध्यान रखना है कि commons were suffered a lot but aristocrats enjoyed their life, and this created a widespread pauperism among the common section। यानी इन सब चीज़ों ने डिससेटिस्फैक्शन, पॉपुलिज्म मतलब डिससेटिस्फैक्शन, डिसकंटेंटमेंट लोगों के दिल में भर दिया। इन बातों को ध्यान में रखना है। और लास्ट बात ये दे देनी है आपको कि 1848 वाज सच अ सेम ईयर in which the people of France came out from their houses, they eroded the barricades, and third revolt of France was started in 1848, and France became a republic country forever. National Assembly seized the power, and the National Assembly introduced employment opportunities, welfare work for the people. ये सारी बातें आप इसमें लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए कुछ कुछ बातें दे रखिए, ठीक है। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा हम क्या देख सकते हैं और शॉर्ट में, द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे 3 नंबर का बन सकता है। डिस्क्राइब, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो क्या लिखना है कि ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बिगिन इन 1821 एंड द पीपल ऑफ ग्रीस they started struggling against the Ottoman Empire. The people of Greece who were living in exile, they started helping their people of motherland, and not only they, but many revolutionaries from other states of Europe, they also started helping the people of Greece. They raised funds,
arms and ammunition and supplied to the Greece. Many reached themselves. Like example is given there, Lord Byron, the poet of Britain. He reached there, but unfortunately in 1824 he died. Some historians believed why the people of other states helped the people of Greece in their struggle. They thought that Europeans considered Greece as a cradle of European civilization, and thus they had a sympathy. But जो भी हुआ, finally आपको ये लिखना है, in 1832 the Treaty of Constantinople was signed and Greece became an independent country. ये बात आपको लिखनी है, ठीक है, 3 नंबर में। तो एक बार वो देख लें हम, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये देखिए, ये कुछ बातें हैं ध्यान रखनी है आपको, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से रिलेटेड 3 नंबर के हिसाब से। इसके बाद इसमें हम देख सकते हैं कि शॉर्ट में रोमांटिसिज्म या रोमांटिक इमेजिनेशन, इट इज़ अ कल्चरल सॉर्ट ऑफ मूवमेंट दैट एम्फसाइज on the feelings and emotions of the people, and they were against any science and history, and they emphasized feelings and emotion. ये वाली बात ध्यान रखनी है। यानी ये क्यों था कि लोग चाहते थे कि भाई साथ के साथ अगर नेशन बने तो नेशन का बेस क्या होना चाहिए, उस हिसाब से था। तो इस तरीके से बीच में ये भी दे रखा है एक। अब इसमें इसके आगे चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो बन जाता है, ये आ गया आपका यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, क्वेश्चन ऐसे बन जाता है। तो उसमें ये कहना कि वंस द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वाज फेल्ड ड्यू टू प्रूशिया, बट लेटर प्रूशिया यूनिफाइड द जर्मनी। द न्यू रूलर ascended the throne, William I of Prussia, and his chief minister was Otto von Bismarck. Both wanted to unify the German states, but they were not democrats. They were against democratic ideology, okay, and but they want unification of Germany. So the responsibility was William I gave to the Otto von Bismarck, and for the unification Otto von Bismarck fought 3 wars. In 7 years he fought 3 wars, first against Austria, second against Denmark, third against France, and in this way unification of Germany was completed in 1871. Thus Otto von Bismarck was called the real architect of German state. 18 January 1871 in the palace of Versailles, France के राजा का महल, William I was proclaimed the emperor of unified Germany, and all the system that were earlier prevailed in Prussia introduced in entire Germany. ये बातें कुछ ध्यान रखनी है। अब आप देखिए यहाँ पर शॉर्ट में दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 5 नंबर के हिसाब से, ठीक है। आगे चलते हैं, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। दूसरा ये भी इंपॉर्टेंट है, इटली। इटली के लिए भी लिखा है कि सेम, अब इसमें भी आ जाएगा, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। सो इन द यूनिफिकेशन आपको कैसे करना है, इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली 4 people played an important role, ये बात ध्यान रखनी है। इटली was divided in several small parts, and when the unification began it was in 7 parts, out of which only 1 part was under the ओल्ड इटालियन प्रिंसली हाउस, यानी इटली के पुराने राजा महाराजाओं का एक ही हिस्से पर राज था, वो था पीडमोंट एंड सर्डिनिया। बाकी हिस्से कुछ ऑस्ट्रिया के अंडर में थे, नदर्न हिस्से, कुछ साउथ के हिस्से बर्बन रूलर्स ऑफ स्पेन के अंडर में थे। सेंटर जो था वो रिलीजियस अथॉरिटी, क्रिश्चियंस के जो रिलीजियस हेड होते हैं, पोप के अंडर में था। तो यूनिफिकेशन कैसे हुआ, तो यह 4 जनों का रोल है। पहला गजीपी मजीनी, आपको पता ही है, गजीपी मजीनी wanted to unified Italy. He gave the vision, सोच इसी ने दी, vision, and for that he founded 2 secret organizations, Young Italy in Versailles and Young Europe in Bern, and he attempted 2 revolts. 2 बार उसने कोशिश की थी, एक 1831 में फ्रॉम लुगेरिया और दूसरी उसने 1848 में कोशिश की थी, बट ही वॉज फेल्ड। तो ये उसका काम रहा। उसके बाद फिर विक्टर इमैनुअल II, द रूलर ऑफ पीडमोंट एंड सर्डिनिया, जो इटली का ही राजवंश का था,
है ना, ही वॉन्टेड टू यूनिफाइड द इटली। तो विजन ही बहुत है उसकी, मतलब सोच ही बहुत है राजा की। इसके बाद थर्ड आता है उसका चीफ मिनिस्टर कैवूर। कैवूर प्लेड अ इम्पॉर्टेंट रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ नदर्न पार्ट ऑफ इटली। फॉर दैट he struggled with Austria. In 1859 he defeated Austria in the battle and northern unification was completed. फिर साउथ की बात की गई है कि इन साउथ रीजन्स पेपल स्टेट्स जो सिसिलीज भी कहलाते थे वो किसके अंडर में थे? बर्बन स्पेनिश रूलर्स के अंडर में थे। Giuseppe Garibaldi played an important role along with his volunteers. He entered these places and local people started helping them. Garibaldi and his volunteers, Bourbon rulers of Spain, they fled away, and in 1861 he handed over both these places to Victor Emmanuel II, and the new state was formed, and its name was it was named as La Italia. La Italia उसका नाम रखा गया जो इटालियन भाषा में, जिसका मतलब इटली। and local people were thought that La Italia was a wife of विक्टर इमैनुअल। वो ये सोचते थे। कुछ बातें यहाँ दे रखी हैं, आप पढ़ के देख लीजिए। यूनिफिकेशन ऑफ इटली में ये इंपॉर्टेंट है इसमें। यस, देखिए अब इसके बाद आता है जो इम्पोर्टेंट आता है वो आ जाता है आपका शॉर्ट में याद रखने के लिए। व्हाट वाज एलिगोरी। एलिगोरी क्या होती है एक नंबर में आ जाए तो आपको लिखना है कि एलिगोरी it refers to an personification, है ना, of an abstract idea into a concrete shape। किसी भी ऐसी चीज़ जो वास्तव में नहीं है उसको किसी रूप में दिखाना, whether it in symbolic form or in a image of any person। जैसे यहाँ लिखा हुआ है आप देखिए, allegory is an abstract idea which is expressed through a person or a thing। It can be literal or symbolic। तो ये हो गया। फिर एक नंबर में एलेगोरी ऑफ फ्रांस, क्रिश्चियन मेरियम। एलेगोरी ऑफ जर्मनी, जर्मेनिया। जर्मनी की जो एलेगोरी है उसको किसका क्राउन लगाती है? ओक लीफ का। एंड ओक इन जर्मनी स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म। ये ध्यान रखना है। हीरोइज्म पूछ लेते हैं कि व्हाट ओक स्टैंड्स इन जर्मनी, तो इट इज स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, ये इस तरीके से। आगे चलते हैं, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है 5 नंबर के हिसाब से। बाल्कन इशू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट वाज द कॉजेज ऑफ बाल्कन टेंशन, है ना। बाल्कन पे आ जाए तो आपको लिखना है कि प्रेजेंट डे बाल्कन इज वन ऑफ द ज्योग्राफिकल रीजन ऑफ यूरोप। प्रेजेंट डे इट कंप्राइजेज ऑफ सेवरल मॉडर्न कंट्रीज लाइक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, मैसिडोनिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, मोंटेनीग्रो, इस तरीके से क्रोशिया, बहुत सारे देश हैं। कंबाइंडली द पीपल ऑफ दिस प्लेस वर कॉल्ड स्लाव्स। फिर आपको लिखना है कि अर्लियर इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर ऑफ टर्की, okay, but due to wave of nationalism that spread in Europe, one by one all these European principalities, means different ethnic groups, they become independent from the control of Turkey and they founded their own states। यहाँ तक अच्छी बात है। Then these states were also developed the feeling of narrow-mindedness, hostility towards each other। They started proclaiming the lands of each other। They started hating each other। ये वाली बातें हो गई। So this region become a region of tense conflict and tension। And the last में लिखना है कि the big powers like Britain, France, Germany, Italy, Russia, Spain, like that, instead of solving their problem, because they also had their selfish motive, क्योंकि उनमें भी राइवलरी चल रही थी ट्रेड को लेकर, टेरिटरीज को लेकर, तो कहाँ लिखना है कि सबका सेल्फिश मोटिव था। तो उन्होंने इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम दे एग्रीवेटेड द प्रॉब्लम। उन्होंने उस प्रॉब्लम को बढ़ा दिया। 19th सेंचुरी में जब ये आज़ाद होकर के क्या बन गए, छोटे छोटे देश बन गए, इनमें एक दूसरे के प्रति नफरत बढ़ गई, अभी जैसे मैंने बताया इन देशों में। तो लास्ट क्वार्टर जो था 19th सेंचुरी का और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक बड़ा टेंशन वाला रहा। वो कारण यही था कि बिग पावर्स ने उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी, उन्होंने उल्टा प्रॉब्लम बढ़ा दी बाय टेकिंग साइड ऑफ वन अनदर।
एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस। ये बात इसमें लिखनी है। एंड व्हाट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर गेव? ओनली वन थिंग, ह्यूज डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ये वाली बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार नजर मार ले। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का। देखिए, तो थैंक यू वेरी मच। ये एक शॉर्ट में मैंने समझाने की कोशिश करी है आपको चैप्टर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट हैं इस चैप्टर के अंदर जिनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, 3 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर। तो आप इसको ध्यान रखें और इस तरीके के से आप अच्छे से इसकी तैयारी करें। एंड ऑल द बेस्ट। अभी नेक्स्ट भी जो चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, वो भी मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं उसको आपको समझाते हुए मैं बता दूंगा। और ऐसे ही फिर तीसरा चैप्टर भी हम पढ़ेंगे, है ना, प्रिंट कल्चर, और इस तरीके से। सो थैंक यू वेरी मच। आप एचडी क्लासेस के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और स्टे हेल्दी एंड सेव। पेपर देने भैया, ऑल द बेस्ट।